तो यहाँ पे हम एक बार ब्रीफ कर दें कि हम बहुत सारे लोगों के डेटा हम ले रहे थे, जैसे पॉपुलेशन का डेटा ले रहे थे हम यहाँ पे किसी गांव या शहर का। विथ ऑल एज वी हैव रिटन द नंबर ऑफ, मतलब ऑल द पर्सन, एक दो तीन ऐसा करके हमने उनका लिख लिया है यहाँ पे। अब ये जो हम एक्स एक्सिस बना रहे हैं, इट विल गिव एक्सन, सॉरी, इंडिविजुअल के हिसाब से जो हम एज लिख रहे हैं। अगर आप एक्सेल सीट पे लिखोगे, कोई भी काम आपको नहीं करना होता है, एक्सेल सीट पे लिखोगे तो यू कैन इजिली फाइंड एवरेज एज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट एवरेज एज। तो यहाँ के बाद हमने बोला कि जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल पे पिच करेंगे, मतलब उसको प्लॉट करेंगे, तो इट विल फील, और यू विल फील दैट इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर हमने उसका एक ग्राफ विजुलाइज कर लिया कि ये ग्राफ है, जहाँ पे ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली इट विल लाइज एट द पॉइंट ऑफ एक्स बार। ठीक है। अब अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो इस लाइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड इट विल बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, नीदर इट विल टच हियर और देयर। और इसको हम लोग बोलते हैं, तीन चार नाम लेते हैं, तीनों चारों नाम याद रख लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसका नाम हम गॉसियन कर्व भी लेते हैं, और बेल शेप भी बोलते हैं। तो अब तुम्हें पता है कि जब हम इस तरह से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले रहे हैं, तो एकदम जो सेंटर वाला है पॉइंट यहाँ पे, तो आधी पॉपुलेशन आपकी एवरेज के पीछे है और आधी पॉपुलेशन एवरेज के आगे है। तो ऐसे सब कर्व में यू विल आल्सो फाइंड कि मीन, मीडियन और मोड, ऑल थ्री आर एक्स बार, सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है। जो परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये एक ही प्लेस पे लाई करेगा, एक ही प्लेस पे लाई करेगा। ठीक है। अब अगर मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि स्क्यूड देता होता है, हाँ, अगर नॉर्मली नहीं है तो क्या होगा, स्क्यूड होगा। तो स्क्यूड डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा है, ऐसे करके डेटा है, इसको लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं, ये राइट स्क्यूड है। ठीक है। तो स्क्यूड डेटा अभी नहीं बात करेंगे, अभी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा की ही बात करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा में मीन, मीडियन, मोड जो है वो एक ही पॉइंट एक्स बार पे ही लाई करेगा। एंड व्हेन यू गो अहेड, तो ये डिस्टेंस को हम, जैसे इस कर्व को अगर हम तीन पार्ट में विजुलाइज करें, राइट साइड को और लेफ्ट को भी, तो इस डिस्टेंस को, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वो जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मतलब इससे एक ज्यादा, इससे दो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा, यहाँ से थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा। अब इसको ऐसे भी समझो कि ये कर्व जो है, यही सारे लोग हैं, मतलब ये लोग जो है ये कर्व है। तो कर्व का एरिया विल आल्सो डिनोट द नंबर ऑफ पीपल, और परसेंटेज नंबर ऑफ पीपल विल लाई बिटवीन दैट ग्रुप। तो अब जैसे एज का था, और हम यहाँ पे एक विजुलाइज करते हैं, मान लो कि एवरेज एज जो है वो 30 साल है, और स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो 10 साल है। ठीक है। तो इस केस में व्हाट यू विल सी, यहाँ पे उसी को लिख देते हैं कि जो मीन वैल्यू है वो आपको 30 हो गई, ये 40, ये 50, ये 60, ये 20, ये 10, और इसको एक तरह से 1 मान लेते हैं, मतलब जीरो वाला, 0 to 1 वाला ही सारे नीचे आ जाएंगे। तो अगर ऐसा डेटा है, एंड इफ समबडी इज आस्किंग यू कि अच्छा एक बात बताओ कि एज 20 टू एज 40 कितने परसेंट लोग होंगे, व्हाट पार्ट ऑफ population will lie between 20 to 40?
कितना पार्ट लाई करेगा, अगर ये आपसे पूछे। या फिर इसी क्वेश्चन को रिफ्रेम हम कर सकते हैं कि अगर हम एक एक पर्सन रैंडमली उस विलेज से ले, है ना, रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 20 से 40 के एज ग्रुप में लाई करता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, हाँ कैसे, बिल्कुल सही। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप मीन वैल्यू से एक डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे, ये अगर आप इधर से इधर जाओगे तो ये पूरा जो पार्ट है इट विल बी 68.2% ऑफ द कर्व को कवर करेगा। और अगर आप दो स्टैंडर्ड डेविएशन आगे और पीछे जाओ तो ये 95.5, और अगर आप तीन स्टैंडर्ड पीछे जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे जाओ, तो 99.2 आई थिंक, मतलब ये देखना पड़ेगा तुम्हें, 99.7 आई थिंक। तो ये इतना परसेंट जो है वो पॉपुलेशन को कवर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि दिस परसेंटेज फिगर, है ना, इज बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड। तो इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द डेटा विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, which is true for all the data which is normally distributed। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे एक बात बताओ, ये जो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि एज 20 से एज 40 के बीच में कितना पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाई करेगा, वो तुम अब इजीली बता सकते हो, 68.2। इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं कि एज 10 टू एज एज 10 टू एज 50 यहाँ पे कितने परसेंट लोग लाई करेंगे, तो वो हो गया 95.5। और 0 to 60 के बीच में 99.7%। अब इसमें क्या है कि तुम इस फिगर को यूज कर सकते हो दूसरे रेंज को भी निकालने के लिए। जैसे कोई बोलता है तुमसे कि 40 से 50 के बीच में कितने परसेंट लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। कवर को एक सेकंड इसको छोटा कर देते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि 40 से 50 फॉर द सेम फिगर, 40 to 50, क्योंकि आपने एक बार सारा कर लिया है, नाउ यू डोंट हैव टू काउंट एवरी एवरी टाइम। ये आपको जो ये पैटर्न है उससे आपको यू विल बी गेटिंग ऑल द वैल्यूज। तो 40 to 50 एज ग्रुप में कितने परसेंट लोग जो है वो लाई करेंगे। तो आप यहाँ क्या देखते हो कि ये 10 to 50 ये 95.5 है। तो 30 to 50 जो होगा वो ठीक आधा होगा, क्योंकि कर्व जो है वो सिमेट्री में है। तो सेंटर के राइट और सेंटर के लेफ्ट सिमेट्री से वो मूव कर रहा है। तो 30 to 50 आपका टोटल जो है 95.5 का हाफ होगा। 30 to 50 ये होगा 95.5 का हाफ, विच विल यू विल गेट 47.5 के आसपास। ठीक है, इतना परसेंट लोग हो गए। फिर आपने किया गया 30 to 40। अब ये वाला रेंज भी वैसे ही देखेंगे हम कि टोटल 68.2 थे, तो इसका जस्ट हाफ होगा 30 to 40। तो 34.1% जो है वो 30 to 40 है, मतलब इट इज हाफ ऑफ 68.2 का हाफ, विच इज 34.1%। अब
40 to 40 वाला जो रेंज है, जो कॉमन पार्ट है वो हटा दोगे, तो 40 to 50 वाला जो है वो आ जाएगा आपका 23.4 के आसपास। ठीक है। अब तो बोलोगे सर कभी डेटा थोड़ा अलग दिया रहता है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा ना, दे विल गिव यू द रेंज, ये वाला रेंज अगर अगर आता भी है तो, या लमसम में वो क्वेश्चन पूछेंगे, दे विल नॉट आस्क फॉर द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है। तो ये अब सब लोग निकाल लो कि अगर अगर हम अभी तक बात किए, जहाँ मतलब जैसे अगर तुम्हें इससे ब्रॉडली अगर पूछा जाए कि 10 से 20 साल वाले या 10 से 40 साल वाले या 30 से 60, 30 सारा निकाल लोगे ना एवरीवन? यस। ठीक है। कृष्णिका, पूजन एंड प्रांजल, तुम लोग भी बताओ, हो जाएगा ना ये, या कहीं डाउट है हो तो पूछो। जाएगा। हम्म। हो जाएगा। ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि हाफ के बाद, जैसे अगर ये पूरा 95.5 है तो हाफ के बाद इसका आधा, 99.7 है तो हाफ के बाद इसका आधा। अब लाइक हमने 3 स्टैंडर्ड एविएशन का प्लॉट किया था, कि 3 स्टैंडर्ड एविएशन पे हमने एक ब्रॉड रेंज बताई थी कि एक स्टैंडर्ड एविएशन जैसे मीन प्लस माइनस एक स्टैंडर्ड एविएशन, एक्स बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड एविएशन, ये हमने बोला था कि इट विल कीप 68.2% ऑफ पॉपुलेशन। एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एविएशन, ये हमने रखा था 95.5%। एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एविएशन, ये हो गया 99.7। ये हमारा ऐसे जेनरिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने माना। बट ऐसा नहीं है कि दिस ट्रू फॉर जस्ट दिस 1 स्टैंडर्ड एविएशन, आधे पे 1.5 पे हर जगह फिक्स है पॉपुलेशन। जैसे मान लो कि जैसे ये फिक्स है, उसी तरह से किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर हम मीन वैल्यू से, अगर हम इस तरफ मान लो कि हमने 1.25 या समझो 2.25 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे गए, और इस तरफ भी माइनस में 2525 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे गए, तो ये रेंज भी जो पॉपुलेशन का रेंज होगा वो फिक्स होगा। तो अब फिक्स होगा तो उसके लिए क्या किया लोगों ने कि दे मेड अ टेबल, है ना, स्टेटिस्टिशियन जो है वो टेबल बना दिए। तो उस टेबल को बनाने में थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे अगर आपके क्वेश्चन में मान लो अगर वो टेबल के साथ क्वेश्चन पूछता है, टेबल नहीं वैल्यू के साथ, तो पहले तो हम लोग वैल्यू की बात समझ लें कि अब हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है टू फाइंड आउट हाउ मच परसेंटेज इट इज गेटिंग कवर। तो अगर हम सेम पिछले वाले ग्राफ में, which was like this, a normal distribution curve was there where the central value was 30 and 10 was the standard deviation। अब तुमसे मैं पूछूं कि जैसे 40 जो है वो 1 स्टैंडर्ड deviation अहेड है, ठीक है, तो 35 कितना होगा? 30, how will we identify 35? इसको हम बोलेंगे प्लस में 0.5 स्टैंडर्ड deviation, है ना? बोलो, ये बात समझ में आई सबको? यस। वैसे कनिष्का, पूजन, जल्दी बताओ, अग्रिम आप। यस सर क्लियर। 35 जो है वो 0.5 है, 25 क्या होगा? वो भी 0.5 होगा बट माइनस में। ठीक है। तो इन इन सब चीजों को जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 40 था हमारा, 1 + 1, 45 कितना होगा? +1.5। तो ये जो डिस्टेंस लिख रहे हैं फ्रॉम मीन in term of how much this standard deviation it is away from mean, इसी को हम लोग बोलते हैं जेड स्कोर। जेड स्कोर ऑफ 55, if somebody is asking, जेड स्कोर ऑफ
55। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले हम देखेंगे कि 55 कितना आगे है स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो 55 माइनस 30 एंड देन वी विल डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारा आ जाएगा 2.5 प्लस में। ये इसका जेड स्कोर। तो एक जेनरिक फॉर्मूला क्या हो गया जेड स्कोर का? जिस भी नंबर का एक्स आई, जिस भी नंबर का जेड स्कोर निकालना है, माइनस एक्स बार divided by the standard deviation of that data is your Z score. You don't have to remember it because you know what it is now. तो एक बार मुझे और बताओ कि 47.5 का जेड स्कोर क्या होगा? 47.5 का जेड स्कोर क्या होगा? वन पॉइंट सेवन फाइव। यस। कैसे पता चला तुम्हें? सर 47.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10। हम्म, और अगर हम ऐसे भी आगे बढ़ते तो समझ में आ जाता कि 30 से हम 10 बढ़ेंगे तो 40 पे पहुंचेंगे, तो ये 1 हो गया। फिर हम 7.5 ही बढ़ रहे हैं जो कि 10 का 0.75 है, तो हम 0.75 बढ़ेंगे तो हम 47.5 पे आ जाएंगे। एनीवे, मतलब ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर, आपको निकालना तो वही है, जेड स्कोर। अब लोगों ने क्या किया कि जेड स्कोर के हिसाब से टेबल बना दिया। अब कंफ्यूजन क्या होती है ना कि किसी किसी किताब में टेबल जो है ऐसे दिया रहेगा। जैसे मान लो कि टेबल जो है वो ऐसे दिया रहेगा, ऐसे एक बना दिया, यहाँ पे बना दिया है कि ये जेड स्कोर की वैल्यू, और टेबल में हम डेटा देंगे इसकी, मतलब इधर के सारे डेटा देंगे। अगर हम टेबल ऐसा बना देते हैं कि ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये जेड स्कोर पे हम इसकी वैल्यू देंगे। और कभी कभी तो और भी बदमाशी करते हैं लोग, ऐसे एक बना दिया और बोला कि इस जेड स्कोर पे ये वैल्यू देंगे। अब तुम देख रहे हो क्या हो गया उन्होंने, मतलब कि सेम जेड स्कोर पे यहाँ इस टेबल में अलग वैल्यू होगी, इस टेबल में अलग वैल्यू होगी, इस टेबल में अलग वैल्यू होगी। तो जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि जेड स्कोर 2, जेड की वैल्यू 2 होगी, इस टेबल में वैल्यू क्या आएगा? तो 2 पे आपको याद है कि जैसे आपको पता है यहाँ तक कि हमने आपको ये बताया था कि 2 पे जब 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हम आगे पीछे जाते हैं तो इट इज 95.5। और अगर आप इसका आधा आधा करके देखोगे तो इट विल बी 47.5 एंड 47.5। ठीक है, तो इस जगह पे टेबल में क्या वैल्यू होगी बताओ तो? कितने एरिया को बताएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर में क्या होगा? एनीवन? अगर जेड 2 है तो जल्दी बोलो, बताओ। हम्म, कोई भी बताओ, कनिष्का, कशिश, तुम बताओ, तुम्हें तो समझ में आ ही रहा था। सर मतलब ये नहीं समझ आ रहा किस टर्म में वैल्यू बतानी है इसकी। परसेंटेज में भी बता सकती हो। जैसे मान लो कि हम इसमें ये कह रहे थे कि अगर हम यहाँ पे कर देते, इसको बना देते, तो इस लाइन के लेफ्ट में तो 50% होगा ही। और यहाँ से यहाँ तक का अगर 2 वैल्यू है, जेड इजकल टू 2 है, तो वो 47.5 है।
तो अगर ये पूरा ही दे रहा है तो हम परसेंटेज में इसको क्या लिखेंगे, 97.5, ये परसेंटेज में लिखेंगे अगर एरिया का। अगर प्रोबेबिलिटी के सेंस में टेबल बनाता है तो 0.9750 ऐसा कुछ देंगे। ठीक है, तो मतलब कभी आपका टेबल ऐसे दे सकता है, अगर यहाँ पे देता है तो जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे अगर 97.5% है, तो इस जगह पे टेबल क्या देगा, Z=2 पे ही रेसिडुअल एरिया, मतलब राइट। और ये क्या है ना कि जैसे एक उसमें क्या होता है कि 1 टेल 2 टेल टेस्ट वाले टाइम में भी ना अलग अलग टाइप से दे देता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एक टेबल का जेड पता है तो उससे सारे टेबल का बता सकते हो। तो इस केस में जेड कितना आएगा, अगर Z2 है तो एरिया कितना आएगा, 2.5%, जो कि इससे बच गया, मतलब इधर वाला, या फिर 0.2500, ये आप उसका प्रोबेबिलिटी में लिखोगे। और इस जगह पे कितना लिखोगे, 47.5%, क्योंकि ये हाफ से लेके यहाँ तक की दूरी को, ये वाला जो चीज है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है। तो विथ एवरी जेड ये तीन तरह का तुम्हारा वो बन सकता है, टेबल बन सकता है। तो कभी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि Z=1.96, ऐसा लिखा हुआ है, और उस पे टेबल में लिखा हुआ है 0.9700, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेबल जो है ये वाला होगा, बड़ा वाला, क्योंकि 0.9 है, मतलब 50% जोड़ के। और टेबल का वो पिक्चर भी बना सकता है, नहीं भी बनाया तब भी पकड़ लोगे, क्योंकि तुमको पता है कि अगर ये मीन वैल्यू है तो 1.96 इज ऑलमोस्ट 2, तो जेड हो गया तुम्हारा 1.96। तो अगर 2 होता तो आपको पता है कि 95.5% दोनों तरफ लेके चलता। ठीक है, अब उससे भी ये ज्यादा बता रहे हैं, 97, मतलब कि इस तरफ वाला पूरा एरिया बता रहे हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कितना परसेंट एरिया कवर करता है, तो 97% एरिया कवर करता है। तो जैसे ये Z=1.96 मैंने लिखा क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। ठीक है, बट इसी तरह से हर जेड के लिए यू विल हैव अ टेबल, एंड विथ दैट यू कैन टेल कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डेटा उस रेंज में लाई करेगा, या उससे ज्यादा वाले रेंज में लाई करेगा, या उससे कम वाले रेंज में लाई करेगा। तो जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसका मीन वैल्यू है लेट्स से 50, जिसका स्टैंडर्ड एविएशन है 10, फिर से 10 ही ले लेते हैं। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम कोई डेटा रैंडमली पिक करें, रैंडम वैल्यू जो है वो पिक करें, वैल्यू इज ग्रेटर देन 80, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 80 से ज्यादा हो, बोलो। हम्म, 0.5%। हाँ, मतलब उससे भी कम हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि हमने तीन, मतलब 80 ले रहे हैं, तो वी आर कवरिंग Z3 तक, और इधर का पूरा जो हो जाएगा, जो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब 3 आगे पीछे होता है 99.7, तो जो यहाँ बचेगा ना, इन दोनों तरफ, वो दोनों तरफ मिला के बचेगा 0.3, तो दोनों तरफ 0.15 और 0.15 ही बचेगा, तो 0.15% ही प्रोबेबिलिटी है। नहीं, 0.3 का भी हाफ करना पड़ेगा गसेस, क्योंकि 0.3 जो है वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये तीन तीन वाला रेंज था, इसका हमने यहाँ से यहाँ तक का रेंज बताया था
99.7। ठीक है, ये हमने लिखा था। तो ये जो 0.3 बचा है यहाँ पे, इट विल गो हाफ दिस साइड और हाफ दिस साइड। हम 80 से बड़ा डेटा लेना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 0.15%। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा, बनाना उसको। ठीक है।